हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम होता है रेगुलेशन ऑफ किडनी। किडनी के रेगुलेशन की बात करें तो हमारी किडनी किस तरीके से रेगुलेट होती है, किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है कि कब कम यूरिन बनना है, कब ज्यादा यूरिन बनना है, ये मैकेनिज्म आता है रेगुलेशन ऑफ किडनी के अंदर। और रेगुलेशन ऑफ किडनी 3 मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसमें सबसे पहला मैकेनिज्म आता है रास मैकेनिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड आता है एडीएच मैकेनिज्म और थर्ड आता है एएनएफ मैकेनिज्म, आर्टेरियल न्यूट्रेटिक फैक्टर मैकेनिज्म। ये तीनों मैकेनिज्म मिलकर ही किडनी के रेगुलेशन को किडनी को रेगुलेट करने का काम करते हैं, साथ में यूरिन के फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो एक एक करके आज हम इसी मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है जेस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। जेजी एपरेटस या जेस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की हम बात करें तो एक ऐसा जंक्शन जहां पे अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन का सबसे पहला स्ट्रक्चर ये है बामन्स कैप्सूल, यहाँ पे ग्लोमरस है, ये है पीसीटी है, लूप्स ऑफ हेले एंड डीसीटी। तो जहां पे हमारा अफरेंट आर्टेरियोल एंड डिफरेंट आर्टेरियोल होता है उससे ही सटा हुआ एक और पार्ट होता है नेफ्रॉन का जिसका नाम होता है डीसीटी। इस डीसीटी और पीसीटी वाले पार्ट में एक जंक्शन बनता है, इस जंक्शन का नाम होता है जेजी एपरेटस। जेजी एपरेटस। अगर हम इसको जूम करके बाहर निकालें तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देता है। ये हमारा अफरेंट आर्टेरियोल और ये है इफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे हमारा डीसीटी, दिस इज दी डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन दोनों की जंक्शन पे एक सेल आके प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं सेल के ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है? जेजी एपरेटस नाम दिया जाता है। अब इस जेजी एपरेटस की बात करें तो यहाँ पे 3 सेल होती हैं। जेजी एपरेटस में 3 सेल लगी होती हैं। सबसे पहला जो सेल होता है वो है यहाँ पे मेकुला डेंसा। अगर हम मेकुला डेंसा की बात करें तो मेकुला डेंसा कौन सा होता है? ये हमारा डीसीटी का पार्ट। डीसीटी का पार्ट वो पार्ट जो कि अफरेंट आर्टेरियोल एंड डिफरेंट आर्टेरियोल के कांटेक्ट में होता है। यहाँ पे डीसीटी के कुछ सेल मॉडिफाइड हो जाते हैं और मॉडिफाइड होके क्या बनाते हैं? मेकुला डेंसा बनाते हैं। सेकंड पार्ट आता है जेस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। जेस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है? अफरेंट आर्टेरियोल का मस्कुलर सेल, अफरेंट आर्टेरियोल का मस्कुलर सेल अब मॉडिफाइड होता है और बनाता है जेस्टाग्लोमेरुलर सेल या फिर जेजी सेल। वहीं थर्ड पार्ट आता है आपका लेसी सेल। लेसी सेल की बात करें तो लेसी सेल कहां पे प्रेजेंट होता है? अफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल और यहाँ पे डीसीटी। अफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल एंड डीसीटी, इन तीनों के जंक्शन पे बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेसी सेल। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ लेसी सेल की तो लेसी सेल का फंक्शन अभी तक डिफाइन नहीं है कि लेसी सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? मेकुला डेंसा सेल एंड जेस्टाग्लोमेरुलर सेल। इन दोनों के फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं और कहां पे प्रेजेंट होती है, इनकी लोकेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेकुला डेंसा सेल की। तो मेकुला डेंसा सेल होता क्या है? हमने बताया जो डीसीटी के सेल होते हैं, डीसीटी के सेल जहां पे अफरेंट आर्टेरियोल इफरेंट आर्टेरियोल से मिलते हैं वहां पे डेंस तरीके से मॉडिफाइड हो जाते हैं, डेंसली मॉडिफाइड हो जाते हैं और मॉडिफाइड होके बनाते हैं मेकुला डेंसा सेल। द सेल ऑफ डीसीटी, द सेल ऑफ डीसीटी किसका सेल? डीसीटी का सेल। द सेल ऑफ डीसीटी, द सेल ऑफ डीसीटी इन कांटेक्ट विद द आर्टेरियोलर वॉल। किसके कांटेक्ट में है? आर्टरी के, अफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल जो उसके कांटेक्ट में है आर डेंसर देन अदर एपिथेलियल सेल। ये क्या हो जाते हैं? डेंस हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं और मॉडिफाइड होके क्या बनाते हैं? मेकुला डेंसा बनाते हैं। किसका पार्ट है? इंपॉर्टेंट है, किसका पार्ट है मेकुला डेंसा सेल? ए डीसीटी का पार्ट है, डीसीटी का सेल होता है। वहीं सेकंड सेल की बात करें तो सेकंड सेल आता है जेजी सेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होता है जेजी सेल। जेजी सेल की अगर हम बात करें तो जेजी सेल होता क्या है? जो हमारा इफरेंट आर्टेरियोल है उसके सेल मस्कुलर सेल मॉडिफाइड होते हैं और बनाते हैं जेजी सेल। इस जेजी सेल के बीच में प्रेजेंट होता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है रेनिन। द स्मूथ मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टेरियोल, किसका? मस्कुलर सेल है। स्मूथ मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टेरियोल्स, किसका? आर्टेरियोल्स का वॉल।
आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स इन द कांटेक्ट विद द डीसीटी, किसके कांटेक्ट में है? डीसीटी के कांटेक्ट में है। कुछ इस तरीके का सेल जो हमारा डीसीटी के कांटेक्ट में है, देखिए ये डीसीटी के कांटेक्ट में ये सेल है, यही क्या हुआ है? मॉडिफाइड हुआ है, और मॉडिफाइड होके क्या बनाया है? यहाँ पे जेजी सेल का फॉर्मेशन किया है। एपिथेलियम आर स्वोलन एंड कंटेन दी डार्क ग्रेन्यूल्स ऑफ द इनएक्टिव रेनिन, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रेनिन हार्मोन प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में। जेजी सेल के अंदर हार्मोन प्रेजेंट है रेनिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। अब यही रेनिन क्या करेगा? यहाँ पे रास मैकेनिज्म को चलवाएगा। रास मैकेनिज्म कैसे चलता है? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कैसे चलता है? मान लो रहे हैं आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके बॉडी फ्लूइड लॉस हो गया, आप बहुत दिनों से क्या, बहुत समय से पानी नहीं पिया, आपके बॉडी में पानी नहीं जा रहा है, आपका ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, आप एक्सेसिव स्वेटिंग कर रहे हैं, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, या फिर बहुत ज्यादा डायरिया हो गया, कॉलरा हो गया है, वोमिटिंग हो रही है, उस केस में भी बॉडी फ्लूइड कम हो जाता है। तो जब भी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। अब इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो यहां पे जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर डिक्रीज होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन भी कम होगा। तो अगर इसको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल करने के लिए मैकेनिज्म आता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या फिर रास मैकेनिज्म। अब ये रास मैकेनिज्म काम कैसे करता है, कब काम करेगा? जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, या फिर यहां पे सेकंड केस क्या हो सकता है? ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए, तब क्या होगा? आपका रेनिन एक्टिवेट होगा। अब जब रेनिन एक्टिवेट होगा, ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, सबसे पहले ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ। अब जब जैसे ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा तो आपका किडनी से क्या निकलेगा? जेजी सेल एक्टिवेट होगा, किडनी से जेजी सेल एक्टिवेट होगा और जेजी सेल रिलीज करेगा रेनिन। जैसे ही जेजी सेल रेनिन रिलीज करेगा, आपके लीवर से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। ये जन एंजियोटेंसिनोजन यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में है। अभी जो एंजियोटेंसिनोजन होता है ये क्या करता है? इस रेनिन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन के अंदर, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन, जहां पे ओजन लग जाए, ओजन जहां पे भी लगता है उसका नाम होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। रेनिन ने इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। अब जो एंजियोटेंसिन 1 है ये क्या होता है? पूरे ब्लड के अंदर फैल रहा है, पूरे ब्लड में घूम रहा है। अब क्या होता है कि आपके लंग्स के अंदर एक हार्मोन, एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या फिर इसी का दूसरा शॉर्ट फॉर्म होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये आपके ब्लड के अंदर आया है, कहां पे? ये पूरा एंजियोटेंसिन 1 कहां पे है? ब्लड के अंदर है। अब ब्लड है कहां पे जाएगा ऑक्सीजनेशन होने के लिए? लंग्स के पास जाएगा। तो लंग्स में ये इसके साथ ACE के साथ मिल जाता है, और जैसे ही ACE के साथ है एंजियोटेंसिनोजन 1 मिलता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिनोजन 2 के अंदर। अब ये एंजियोटेंसिनोजन 2 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है एंजियोटेंसिनोजन 1। अब एंजियोटेंसिनोजन जो 2 होता है ये 3 जगह वर्क करता है। सबसे पहले वर्क करता है हाइपोथैलेमस के ऊपर, हाइपोथैलेमस के ऊपर वर्क करता है और यहाँ पे जो थ्रस्ट सेंटर है उसको एक्टिवेट कर देता है। थ्रस्ट सेंटर क्या हुआ? हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर थ्रस्ट सेंटर होते हैं। थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करने के बाद कहता कि भाई आप पानी पियो, बहुत दिनों से, बहुत समय से आपने पानी नहीं पिया है, आपके बॉडी का बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा है, आप एक्सेसिव स्वेटिंग कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी पानी पीजिए ताकि आपका ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो। तो कौन एक्टिवेट करेगा, कौन बताएगा उसके लिए? हाइपोथैलेमस बताएगा। हाइपोथैलेमस थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा। सेकंड क्या होता है? ये
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर एक्ट करके क्या करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करने का काम करता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एंजियोटेंसिन जो 2 होता है एक कॉन्स्ट्रिक्शन नेचर का होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन का नेचर का मतलब है जो हमारा ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल को एक कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब इसका जो डायामीटर है, इस डायामीटर को, पहले डायामीटर इतना था, इतना डायमीटर था, अब इस डायमीटर को कम कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ताकि जो ब्लड प्रेशर कम हुआ है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो यहाँ पे ए सेकंड एक्ट करेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर या फिर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर। थर्ड एक्ट करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर। एड्रेनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकलेगा एल्डोस्टेरोन। ये जो एल्डोस्टेरोन होता है इसकी खास बात होती है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड नेचर का होता है। अब इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड नेचर होने की वजह से क्या करेगा, इस साल्ट का एंड वाटर का रिटेंशन करवाएगा, साल्ट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। साल्ट कौन से, Na+ हो गया, ये Na, यहां पे साल्ट में आपका Na+ आ जाएगा, Na+ आ जाएगा, K+ आ जाएगा, Na+, K+, Cl-, ये साल्ट का रिटेंशन करवाएगा। एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, आपका साल्ट रिटेंशन करवाया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करके क्या करवाया है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया है, साथ में हाइपोथैलेमस से थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करवाया है। अब इन सारे चीजों को जब एक साथ हम करेंगे तो यहाँ पे जो आपका ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ था, अब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, एलिवेट इन दी ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जो कम हुआ था वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब जीएफआर इंक्रीज करना। अब जीएफआर इंक्रीज करेगा तो जो यूरिन का फॉर्मेशन कम हो गया था अब वो नॉर्मल यूरिन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिनोजन ने कैसे काम किया, सबसे पहले एक एक मैकेनिज्म की फिर से बात करते हैं। सबसे पहले हमारा ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर ड्रॉप किसी भी कारण से हो सकता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो गया, या फिर कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया, जिस भी केस में ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम लॉस होगा वहां पे क्या होगा, आपका जेजी सेल एक्टिवेट होगा और जेजी सेल एक्टिवेट होके रेनिन सिक्रीट करेगा। ये जो रेनिन है लीवर से एक हार्मोन निकलता है, इनएक्टिव हार्मोन, जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। इस एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। अब एंजियोटेंसिन 1 ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड से कहां जाएगा, ऑक्सीजनेशन होने के लिए लंग्स के पास जाएगा। तो लंग्स में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या फिर ACE। ACE क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिनोजन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और जैसे एंजियोटेंसिनोजन 2 बनता है ये 3 चीजों के ऊपर एक्ट करता है। सबसे पहले हमारे हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस में थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा। सेकंड, वेसो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर एक्ट करेगा और वहां पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। और थर्ड एक्ट करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर। एड्रेनल ग्लैंड जो हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है वहां पे एक्ट करेगा और वहां से एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा जो कि साल्ट एंड वाटर का रिटेंशन करवाएगा। और ये तीनों मिलके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाने का काम करेंगे। ये तो बात हो गई रेनिन में एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म आता है ये एंटी डायूरेटिक है हार्मोन मैकेनिज्म या फिर ADH मैकेनिज्म। एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन। डायूरेटिक का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन का फॉर्मेशन, एक्सेसिव यूरिन। अब एक्सेसिव यूरिन का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो भी ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा है, किसी को यूरिन बना है तो उससे कंटिन्यूअस है वाटर का लॉस हो रहा है बॉडी से। अब इस केस में भी क्या होगा, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। अब अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो भी क्या करना है, इसको नॉर्मल लाना है। अब नॉर्मल लाने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जब बॉडी के अंदर हाइपोस्मोलैरिटी एक्टिवेट होती है, हाइपोस्मोलैरिटी होती है तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है और हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होने के बाद ये एक्ट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है और यहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है वेसोप्रेसिन या फिर ADH। वेसोप्रेसिन या फिर ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH रिलीज होता है। अब ये जो ADH होता है 2 जगह एक्ट करता है। सबसे पहले ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करवाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। ये भी किस नेचर का होता है, ये भी
कॉन्स्ट्रिक्शन नेचर का होता है। हमारे पास हार्मोन दो तरीके के होते हैं, एक तो डायलेट करवाएगा वेसो डायलेटर और एक होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो जो हमारा एडीएच होता है ये भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नेचर का होता है। वहीं सेकंड एक्ट करता है किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर जब एक्ट करेगा तो फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। किडनी का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी के अंदर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है, जैसे अगर हम बात करें डीसीटी के स्ट्रक्चर की, तो जो डीसीटी का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारा लूप्स ऑफ हेनले है, लूप्स ऑफ हेनले, ये है डीसीटी। अब इस डीसीटी वाले पार्ट से जो वाटर है वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे जो साल्ट है वो साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर एंड साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो आपका जो ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम में यूरिन में जा रहा था अब वो कहाँ पे रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी में चला जाएगा। तो यहाँ पे होता यही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे वेसोप्रेसिन या फिर रेडियस एक्ट करता है और एक्ट करने के बाद ये जाता ब्लड वेसल्स के पास है। ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। जो आपका ब्लड वेसल से प्रेशर कम हुआ था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साथ में डीसीटी के पास जाता है और डीसीटी के अंदर फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। फ्लूइड मतलब वाटर का हो गया, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब यहाँ पे जब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो यहाँ पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वहीं किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, आपका किडनी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा तो फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से क्या करता है, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है। ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया और जैसे ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये होता है आपका ईडीएच मैकेनिज्म। फिर से समझते हैं, आपका बहुत ज्यादा यूरिन का लॉस हो रहा है, हाइपोस्मोलैरिटी हुई, हाइपोथैलेमस से आपका एक्टिवेट होगा, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा। यहां से एक हार्मोन निकलेगा वेसोप्रेसिन या फिर एडीएच। एडीएच दो जगह पे एक्ट करेगा, एक है ब्लड वेसल्स के ऊपर, दूसरा किडनी के ऊपर। जब ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करेगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा और किडनी के ऊपर एक्ट करके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये होता है हमारा एडीएच मैकेनिज्म। अब कैसे एक्ट करता है, मान ले रहे हैं यहां से 100 ml यूरिन का फॉर्मेशन शुरू हुआ। 100 ml जीएफआर होता नहीं 100 ml, बट हम मान लेते हैं यहां से 100 ml फिल्ट्रेट होके आया, एक कंटिन्यूअस चलता गया और यहाँ पे 50 ml पहुंचा डीसीटी के पास, 50 ml डीसीटी के पास पहुंचा। अब डीसीटी के पास जैसे 50 ml फ्लूइड पहुंचेगा, अगर डीसीटी रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा तो 50 ml ब्लड के अंदर, ब्लड से कहां पे चलाएगा, यूरिन के अंदर चलाएगा, यूरिन के फॉर्म में और ये यूरिनेट हो जाएगा। लेकिन करना क्या है, अगर इस 50 ml में से हमें मैक्सिमम को 48 ml 49 ml क्या कर ले, रीअब्जॉर्ब कर लें, तो जो हमारा 50 ml जा रहा था यूरिन में अब वो हमारे बॉडी में चला जाएगा और ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से एडीएच मैकेनिज्म काम करता है और ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। ये कब एक्टिवेट होता है, मैक्सिमम जब कोई अल्कोहल इंटेक करता है तो उस केस में हमारा एडीएच लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो वहां पे एक्सेस यूरिन का फॉर्मेशन होता है। कोई कॉफी इंटेक कर रहा है, चाय इंटेक कर रहा है, तो उस केस में भी एडीएच का लेवल डिक्रीज हो जाता है। और अगर एडीएच का लेवल डिक्रीज होगा तो यहाँ पे जो आपका डीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और एक्सेस यूरिन का फॉर्मेशन होगा। ये तो बात हो गई एंटी डाययूरेटिक मैकेनिज्म के बारे में या फिर एडीएच मैकेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है एएनएफ मैकेनिज्म, आर्टेरियल न्यूट्रेटिक फैक्टर मैकेनिज्म। एएनएफ मैकेनिज्म की बात करें तो एएनएफ मैकेनिज्म कब चलेगा, मान ले रहे हैं अभी तक हमने क्या बात की कि जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ब्लड फ्लूइड लॉस हो रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। जब ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो उसको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो नॉर्मल करने के लिए जो मैकेनिज्म आता है उसका नाम होता है एएनएफ मैकेनिज्म।
ध्यान देना दोनों चीजें। अभी तक जो हमने रास मैकेनिज्म की बात की या फिर एडीएच मैकेनिज्म की बात की, वो तब एक्टिवेट होगा जब बॉडी फ्लूइड का लॉस होगा या फिर जब आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। लेकिन एएनएफ मैकेनिज्म तब एक्टिवेट होगा जब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा। जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका हार्ट एक्टिवेट हो जाता है, हार्ट की वाल एक्टिवेट हो जाती है। हार्ट की वाल एक है हार्मोन का रिलीज करती है जिसका नाम होता है एएनएफ है हार्मोन, आर्टेरियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं एन इंक्रीज इन दी ब्लड फ्लो ऑफ दी आर्टरी ऑफ दी हार्ट। अब ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ा तो प्रेशर कहां पे जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। और हार्ट की वाल भी क्या हो जाएगी, आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। हार्ट की वाल एक्टिवेट हुई और एक्टिवेट होने के बाद एएनएफ का रिलीज करेगी, आर्टेरियल न्यूट्रेटिक फैक्टर का रिलीज करेगी। अब ये जो एएनएफ है दो जगह काम करेगा, ये भी दो जगह काम करता है। एक तो डायरेक्ट किडनी के ऊपर एक्ट करेगा, किडनी के ऊपर एक्ट करेगा। दूसरा ये ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करेगा। किडनी के ऊपर क्या करेगा, सोडियम का वाटर का एक्सक्रीशन करवाएगा, सोडियम का वाटर का एक्सक्रीशन करवाएगा। मतलब जो सोडियम वाटर बॉडी के अंदर जा रहा था, अब इसको एक्सक्रीट करवाएगा यूरिन के अंदर ताकि यूरिन ज्यादा बने। अब ज्यादा यूरिन बनेगा तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, और जैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, ब्लड वेसल। अभी तक ब्लड प्रेशर क्या किया जा रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया गया। ब्लड प्रेशर आपका जब कम होता है तो जो हमारा ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, हमारा वेसल्स होता है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है। वहीं हमारा ब्लड प्रेशर अब बढ़ा हुआ है तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करना होगा ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। एएनएफ क्या कहता है, ये वेसोडाइलेटर नेचर का होता है। वेसोडाइलेटर नेचर के होने की वजह से ये ब्लड वेसल्स का डायलेशन करवा देता है, और जैसे ब्लड वेसल्स का डायलेशन होता है यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने का मतलब है ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने का मतलब है ब्लड प्रेशर का डिक्रीज होना। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ और आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो ब्लड प्रेशर कम हो गया। यहां पे बात करते हैं एन इंक्रीज इन दी ब्लड फ्लो ऑफ द आर्टरी ऑफ द हार्ट कैन काज द रिलीज ऑफ आर्टेरियल न्यूट्रेटिक फैक्टर, एएनएफ, आर्टेरियल न्यूट्रेटिक फैक्टर। अब यहां पे एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका रास मैकेनिज्म था और एडीएच मैकेनिज्म था वो कब एक्टिवेट हो रहा था, जब ब्लड प्रेशर कम हो रहा था। वहीं एएनएफ मैकेनिज्म की बात करें तो ये तब एक्टिवेट होगा जो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं, अपोजिट काम कर रहे हैं। इसीलिए एक वर्ड हम कह सकते हैं एएनएफ मैकेनिज्म रिफर टू एज एक्ट एज ए चेक ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। एक किसका काम करता है, चेक का काम करता है, चेक पॉइंट की तरह काम करता है रास मैकेनिज्म का। रास मैकेनिज्म के अपोजिट काम करता है एएनएफ is antagonistic to RAS mechanism। ये किसके एंटागोनिस्टिक है, किसके अपोजिट है, रास मैकेनिज्म के एंटागोनिस्टिक होता है, रास मैकेनिज्म के अपोजिट होता है। ये पूरा हमारा रेगुलेशन ऑफ किडनी है कि जब आपका ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, और जब आपका बढ़ा हुआ तो किस तरीके से कम किया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रेगुलेशन ऑफ किडनी होता है और यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप शेयर करते रहिए और नए टॉपिक के बारे में अगर कोई आपको डाउट हो वो भी बताइए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे।